हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रस्ट आरएस क्लासेस। तो मैं हूं नीरज। तो स्वागत है आपका, क्योंकि आज से हम एक नई इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जहां पर मैं आपको ऐसे कैंडिडेट से परिचय करवाऊंगा, या तो वो मेरे नॉन में हैं या फिर मैंने भी उनके बारे में सुना है कि उन्होंने सामान्य परिस्थितियां न होते हुए भी अपनी लाइफ में कोई ना कोई मुकाम हासिल किया है, या जिस लक्ष्य के पीछे वो लगे थे उस लक्ष्य को हासिल किया है। चाहे वो लक्ष्य सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को क्लियर करने का हो, चाहे वो अन्य क्षेत्र हो। तो ये सीरीज़ मैं शुरू इसलिए करने जा रहा हूँ क्योंकि कई अभ्यर्थी, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ या ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, तो कई मैसेज करते हैं कि सर हमारी परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं, इकोनॉमिकली अनुकूल नहीं है, शारीरिक अक्षमता के कारण अनुकूल नहीं है, तो क्या हमें ये तैयारी करनी चाहिए या क्या हमें सिविल क्षेत्र में आना चाहिए। तो इसके लिए ये मैं आपको सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। इसको शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि आपको पता चले कि आप सभी में योग्यता बराबर की है, बात है उसे निखारने की। तो चलिए, सबसे पहले इस सीरीज़ में मैं आपको मेरा ही परिचय दूंगा कि मैंने जब सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की तो क्या परिस्थितियां थी और किस तरह से मैंने फाइनली आरएस 2013 में स्थान बनाया। हालांकि इसे कोई मैं बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी या एज ए मोटिवेशनल टीचर आपको नहीं बताने जा रहा हूँ। मैं जस्ट बताने जा रहा हूँ कि परिस्थितियाँ उस समय भी सामान्य नहीं थी, कुछ अलग थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत होती है जब मैंने एमएससी किया अपने कॉलेज टाइम में 2007 से। उसके बाद वैकेंसी आई थी 2008 में आरएस की वैकेंसी। पर 2008 की वैकेंसी जिस तरह से सभी लोगों के लिए एक मौका थी अपने आप को एज ए सिविल सर्वेंट के रूप में देखने का, वही मेरे लिए एक चैलेंज था। क्योंकि 2004 में मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस से डायग्नोज किया गया। परिस्थितियाँ अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से ही विपरीत बनी। अब अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है, तो आप में से अगर लोग नहीं जानते हो तो मैं आपको ये बता दूं कि ये एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है कि आपकी बड़ी आंत के अंदर घाव हो जाते हैं और वहाँ से ब्लीड होना शुरू हो जाता है। और ये एक ऐसी डिजीज़ मुझे बताई गई डॉक्टर के द्वारा कि आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ है। इसके कारण, मतलब इसके पीछे जो कारण है डिजीज़ होने के पीछे, वो हमें नहीं पता, क्योंकि अभी मेडिकल साइंस में इतनी तरक्की नहीं हुई कि इसके कारणों को जान सके। क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होती है कि आपकी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली ही आपकी स्वस्थ कोशिकाओं को नष्ट करने लगती है। जैसे हमारे शरीर में WBC होती है, वो स्वस्थ सेल पे अटैक करके उसे इंजर्ड कर दे तो वहाँ पे घाव बन जाएगा। तो इस तरह की परिस्थिति अल्सरेटिव कोलाइटिस भी उत्पन्न कर देती है। तो ये 2004 में मुझे डायग्नोज किया गया और डॉक्टर ने कहा कि आपको अब पूरी उम्र दवाइयाँ खानी पड़ेगी। तो धीरे धीरे ट्रीटमेंट शुरू होता है और वो चीज़ कंट्रोल में आती है, कभी नहीं आती है, पर ये दिमाग में हो गया कि आपको दवाई खानी पड़ेगी और आप कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। पर जिस दिन मुझे डॉक्टर ने ये बताया था तो मैं 24 घंटे तो परेशान रहा था, पर उसके बाद मैंने तय किया कि इस डॉक्टर ने मुझे जो बताया है वो सत्य नहीं हो सकता है पूरी तरह। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं पूरी लाइफ सही नहीं हो पाऊँगा। तो मैंने सिर्फ 24 घंटे के लिए दुख मनाया। उसके बाद मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में आ गया। मैंने चिकित्साएं शुरू की मेरी तैयारी के लिए, स्वस्थ होने के लिए, और एक अपनी नॉर्मल लाइफ वापस जीने लगा। उसमें दवाइयाँ चल रही थी, वो चलती रही। 2007 तक आते आते जब मैंने एमएससी करी तो स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि जो मेरा वज़न हुआ करता था 70-75 kg, वो 53 kg पे आ गया। और हीमोग्लोबिन जो मेरा था वो 13 से रह के 6.5 पे रह गया। इतनी बुरी स्थिति आ गई थी और आसपास के लोगों को लग रहा था कि ये सर्वाइव करना ही मुश्किल है इसका। तो ऐसी स्थिति में 2008 की वैकेंसी आती है और मुझे तैयारी करनी होती है और मुझे पता है कि मैं इसके लिए कहीं भी कोचिंग नहीं कर पाऊँगा, कहीं बाहर जा नहीं पाऊँगा, बाहर रह नहीं पाऊँगा। तो उस समय जो सब्जेक्ट था मेरा एमएससी वो केमिस्ट्री में था और उस समय 2008 में सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ते थे 2। तो वहाँ पे मैंने मेरे दोस्त की मदद से ज्योग्राफी और फिलोसफी का चयन किया, क्योंकि सुना कि यहाँ पर ज़्यादा अच्छी मार्किंग होती है। अब ज्योग्राफी को पढ़ना था, खुद ही पढ़ना था। टाइम जो परीक्षा में था वो थोड़ा मिल गया था, हालांकि 6 महीने फ्री में,
तो उसके लिए मैंने घर पे ही सेल्फ स्टडी शुरू की। ज्योग्राफी भी पढ़ी, जीके भी पढ़ी, क्योंकि साइंस वाले बच्चों के लिए सबसे मुश्किल बात ये होती है क्योंकि उनका एमएससी तक कभी वास्ता नहीं पड़ता जीके से, तो उन्हें जीके बहुत कहते हैं बर्डन लगती है कि कैसे याद करें। पर आपके अंदर अगर कुछ करने की बात हो तो आप कर सकते हैं। सिर्फ मैं इतना ही बता रहा हूँ कि मैं घर पे रहता था, बाहर जा नहीं सकता था, तो मैंने घर पे ही तैयारी शुरू की। जो बुक्स मुझे बताई गई और वो बुक्स को मैंने 6 महीने में कंप्लीट किया, रिवाइज़ किया, अच्छे से उनको ग्रैस्प कर लिया। और उसके बाद जब प्री होता है तो वो प्री मेरा निकल जाता है। फिर मेंस होता है तो मेंस के लिए वापस वही समस्या, सब लोगों को लगता है कि कोचिंग ज़रूरी है। तो उस समय कोचिंग नहीं कर पाया मैं नोट्स के सहायता से पढ़ा और मेंस भी क्लियर हुआ और फाइनली इंटरव्यू में पहुंचा मेरे प्रथम प्रयास में। और इंटरव्यू में जब मैं पहुंचा तो उस समय इंटरव्यू 160 नंबर का हुआ करता था और मेरा इंटरव्यू उस समय आप ये मानिए इतना अच्छा गया। दशोरा जी का बोर्ड था उस समय और उन्होंने इतना मतलब इंटरव्यू लेने के बाद मुझे ये कहा कि वेरी गुड। और उन्होंने इंटरव्यू में मुझे उस समय जो नंबर दिए वो 103 नंबर दिए, तो जो काफ़ी अच्छे नंबर माने जाते हैं। पर फाइनली मेरा अंतिम रूप से सिलेक्शन नहीं हो पाया। कारण क्या रहा, क्योंकि इतने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैं खुद ही इतनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाया। क्योंकि जब आरएस एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं तो आपका कंपटीशन आप ये मान के चलिए कि आईएएस अभ्यर्थियों के साथ होता है। क्योंकि जिन अभ्यर्थियों का आईएएस में सिलेक्शन नहीं हो पाता या जो आरएएस या स्टेट पीसीएस को ऑप्शन 2 पे रखते हैं वो ज़रूर ये परीक्षा देते हैं। तो उस समय भी सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया क्योंकि दोनों सब्जेक्ट नए थे। ज्योग्राफी लिया, दूसरा सब्जेक्ट फिलोसफी लिया, एमएससी का केमिस्ट्री नहीं लिया मैंने उस समय। ये मान लीजिए गलती कर दी है, जैसी गाइडेंस मिली उस हिसाब से मैंने इसे चेंज किया। फिर एग्ज़ाम का मौका चला जाता है, फाइनली आप वापस 0 पे आ जाते हैं और स्टिल बीमारी बनी हुई है, अल्सरेटिव कोलाइटिस से परेशान है। फिर आती है वैकेंसी 2010 में 8 के बाद, और 2010 की जब वैकेंसी आती है तो वही तैयारी शुरू होती है, प्रोसीजर चलता है। और जैसे ही प्री का एग्ज़ाम होने वाला होता है तो मैं प्री का एग्ज़ाम जब देने जा रहा होता हूँ तभी एक्सीडेंट हो जाता है। और उस एक्सीडेंट के कारण जो एग्ज़ाम प्री का मुझे देना था वो मैं नहीं दे पाता। फिर इस वजह से वो चांस वहाँ पे मिस हो जाता है। तो ये आप सोच के देखिए कि आप पूरी तरह से तैयारी करके घर से निकले हैं, बड़ी मुश्किल से तैयारी की है, अगला चांस है, पूरी उम्मीद है कि इस साल तो सिलेक्ट हो ही जाएंगे, और फिर से एक नई जिसे आप अपेक्षा भी नहीं कर सकते कि ऐसी स्थिति मेरे सामने आ जाएगी, तो वो होता है। और उसके बाद वो चांस भी चला जाता है। और उसके बाद वैकेंसी आती है फिर से 2012 में। और 2012 में जब वैकेंसी आती है तो स्टिल स्ट्रगलिंग फ्रॉम डिजीज़, सेम बीमारी, अभी तक बेरोजगारी, क्योंकि दूसरा एग्ज़ाम कोई दिया नहीं। इसके अलावा सिविल सर्विसेज की तैयारी जरूर शुरू की, यूपीएससी की, पर वहाँ पे भी अभी प्री पास नहीं हो पाया है। तो 2012 होता है, प्री निकलता है, मेंस का एग्ज़ाम के लिए इस बार मैं कोचिंग लेने जयपुर गया। और जयपुर जाके मैंने कोचिंग करी, और ख़ासकर मैंने जो कोचिंग करी उसमें मैंने हिंदी पे खासकर विशेषकर ध्यान दिया, क्योंकि जो 2008 का चांस था उसमें हिंदी में नंबर मेरे नहीं आए, क्योंकि मात्रात्मक अशुद्धियाँ बहुत थी। और ये जो अशुद्धियों की बात है, ये हिंदी की बात है, इन्होंने लास्ट तक परेशान किया है अभी तक। तो 2012 के लिए मेंस में जयपुर जाता हूँ। लास्ट डे कोचिंग का दोस्त की बाइक होती है, उसको लेके सुबह सुबह मुझे कोचिंग जाना है। और उसके बाद पता है कि आज ही लास्ट दिन है कोचिंग जाके, उसके बाद सीधा मेंस का एग्ज़ाम होगा। और फाइनली जब कोचिंग जा रहा होता हूँ सुबह सुबह, तो फिर अगेन एक्सीडेंट हो जाता है। और इस बार एक्सीडेंट जब होता है तो आप मानिए कि ऐसा एक्सीडेंट होता है कि बाइक तो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, और हेलमेट की वजह से मैं कैसे कैसे बच जाता हूँ। और उसमें क्या होता है कि मेरा राइट हैंड का जो शोल्डर है वहाँ पे फ्रैक्चर आ जाता है। मेजर फ्रैक्चर नहीं, एक माइनर फ्रैक्चर आ जाता है। और उस माइनर फ्रैक्चर के आने के बाद अब समस्या ये शुरू होती है कि आपका एग्ज़ाम है 20 दिन बाद, आपको ये लिखना है, आपको आंसर राइटिंग करनी है इसी हाथ से। फिर भी वो एग्ज़ाम देना तो है, क्योंकि इतने साल इंतज़ार कर रहे हैं। 8 से 12 का मेंस आते आते काफ़ी इंतज़ार हो गया। उसके बाद हम एग्ज़ाम देने जाते हैं। एग्ज़ाम देने के लिए सारी तैयारियां करते हैं, एग्ज़ाम भी हो जाता है, मेंस हो जाता है, और फिर से इंटरव्यू। और इंटरव्यू में इस बार
एक दो सवाल इस तरह से पूछ लिए जाते हैं कि मतलब कहते हैं ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वहाँ पे इंटरव्यू में इतने अच्छे नंबर नहीं आ पाते। और सवाल क्या पूछे जाते हैं? सवाल ये पूछा गया कि मिराज क्या होती है, मिराज या मृग मरीचिका क्या होती है। अब मृग मरीचिका साइंटिफिकली क्या होती है ये तो मैं बता देता हूँ कि ये परावर्तन के कारण होती है, जो हमें गर्मियों में सड़क पे पानी दिखाई देता है या रेगिस्तान में, तो ये सारा कुछ एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ। फिर भी जो इंटरव्यू बोर्ड के सदस्य होते हैं वो मुझसे पूछते हैं कि आप समझे नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं ये मरीचिका आई कहाँ से, शब्द कहाँ से आया, कहाँ है ये शब्द। तो मैं वापस उन्हें वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ साइंटिफिक बात, तो वो समझ नहीं पा रहे या मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो पूछना क्या चाहते हैं। इसी तरह से एक सवाल और होता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म की तुलना में, कि जैन धर्म का प्रचार इतना नहीं हो पाया, बौद्ध धर्म का प्रचार ज़्यादा हो पाया। तो इस बारे में भी इंटरव्यू जो वहाँ पे मेंबर होते हैं उनसे असहमति हो जाती है, तो नंबर अच्छे नहीं आते फाइनल इंटरव्यू में। और फाइनली मेरा सिलेक्शन 2012 में भी नहीं होता है। उस समय तक एक यूपीएससी का मेंस लिखा जा चुका होता है, वहाँ पे भी तरक्की चल रही होती है थोड़ी बहुत। और जब फाइनली सिलेक्शन नहीं होता है तो अब देखिए कि 2007 में एमएससी हो गई, उसके बाद इतना लंबा समय चल रहा है, सिर्फ तैयारी पे तैयारी कर रहे हैं और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। तो अब एक प्रेशर बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, क्योंकि अभी भी सिचुएशन वैसी की वैसी है जहाँ से शुरू किया था, वही अल्सरेटिव कोलाइटिस, वही बेरोजगारी, और अभी तक सिलेक्शन नहीं हो पाया है। इस बीच में हालांकि काफ़ी कुछ पढ़ लिया, नए सब्जेक्ट पढ़ लिए, परंतु जो रिज़ल्ट है, जो आपका दुनिया आपको जानती है, वो सिर्फ आपके रिज़ल्ट से जानेगी। आपके प्रयासों की कदर करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, सिर्फ आपके रिज़ल्ट को देखकर आपको जज किया जाएगा। इस बीच में फिर 2012 में भी नहीं होता, यूपीएससी की तैयारी चलती है। अब अगली आरएस का वेट करना है, तो 2013 में आती है अगली आरएस। इस बीच में यूपीएससी की भी तैयारी चल रही होती है और मैंने कोचिंग पढ़ाना भी इस समय शुरू कर दिया होता है, क्योंकि इस समय फिर ऐसी स्थिति है कि आप घर से ज़्यादा खर्चा ले नहीं सकते। तो घर पे रह के आप खा सकते हो, पर आपके जो पर्सनल खर्चे हैं, पर्सनल लाइफ है, उसके लिए आपको खुद को निकालने पड़ते हैं पैसे। तो इस समय तक मैंने एमए ज्योग्राफी में भी कर लेता हूँ और उसमें मैं नेट भी कर लेता हूँ 2013 तक आते आते। और वहाँ पे मैं कॉलेज में पढ़ाना है और कोचिंग क्लासेस में पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। फिर इसके बाद 2013 की वैकेंसी आती है। 2013 की वैकेंसी आती है तो आपको पता है कि 2013 की वैकेंसी जब प्री आता है तो प्री पहली बार में कैंसिल हो जाता है, दोबारा प्री होता है, दोबारा प्री में पास होते हैं, मीन्स होता है और मीन्स के बाद फिर इंटरव्यू होता है। और इस बार इंटरव्यू देने में आप यकीन मानिए कि सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है, क्योंकि अब 13 का इंटरव्यू जो हो रहा है वो इतने सालों बाद हो रहा है, ना तो वो जोश रहता है, बस एक आस रहती कि इस बार कैसे भी सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इस बार जो उद्देश्य था कि हाँ सिविल सर्वेंट बनेंगे, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं सेकंड नंबर पे आ जाती है और पहले नंबर पे आ जाती है कि आपको इस बेरोजगारी की स्थिति से निकलना है। 2013 का इंटरव्यू होता है। 2013 के इंटरव्यू में बोर्ड में एसएल मीणा जी का बोर्ड होता है और मुझसे जाते ही फैक्चुअल सवाल किए जाते हैं। और आप ये मानिए कि कम से कम 12 फैक्चुअल सवाल लगातार पूछे गए। फैक्चुअल सवाल भी किस तरह से कि ये पुरस्कार कौन से सन में दिया गया, पहला पुरस्कार कब दिया गया, दूसरा पुरस्कार किसको मिला, लेटेस्ट में यही पुरस्कार किसको मिला। तो मुझे लगा कि अगर आज ये चांस खो दिया तो फिर से इंतज़ार करना पड़ेगा अगली वैकेंसी का, और जो कि बहुत रिस्की है, जो कि शायद ना किया जाए। तो मैंने सर को कहा कि सर मुझे फैक्चुअल चीज़ें ना तो याद रहती है और ना मैं इंटरव्यू के लिए पढ़ के आया हूँ, मैं सिर्फ कंसेप्चुअल चीज़ों के हिसाब से ही इंटरव्यू में आया हूँ। तो उन्होंने मुझे पूछा कि चलो बताओ फिर क्या पढ़ के आए हो। तो फिर मैंने उन्हें बताया और आप ये मानिए कि फिर उसके बाद मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा जाता है कि जहाँ 2008 के इंटरव्यू में मुझे पहली बार शाबाश बोला गया था या वेरी गुड बोला गया था, तो एसएल मीणा जी ने मुझे निकलते समय इंटरव्यू से जाते टाइम फिर से कहते हैं गुड। तो आप अपने आसपास पूछ के देखिएगा कि इस तरह का जो बोर्ड होता है तो उसमें अगर आपको गुड बोल के कहते हैं तो आप ये मानिए कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है। ये ऐसे बोर्ड होते हैं जहाँ पे नंबर लेना बहुत मुश्किल हो जाता है और उसमें मेरे नंबर आते हैं यहाँ पे 58 और 58 नंबर के साथ 2013 में फाइनली सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के पद पर मेरा चयन होता है।
और उसके बाद यूपीएससी के चांस भी चलते रहते हैं, और इस बीच में जूनियर अकाउंटेंट का भी एग्ज़ाम आता है, उसकी भी मैं तैयारी कर लेता हूँ, और उसमें भी फाइनली 64% बनते हैं इतनी तैयारी करने के बाद। और उसमें भी सिलेक्शन नहीं हो पाता क्योंकि 64 से शायद 10-15 नंबर ऊपर मेरिट गई थी, जो 2013 का शायद जूनियर अकाउंटेंट था, अब तो याद भी नहीं है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है। फिर उसके बाद यूपीएससी का इंटरव्यू भी होता है, जॉब लग जाती है, और फाइनली सब कुछ आज ठीक हो जाता है, पटरी पे आ जाता है। पर पटरी पे आने के लिए आप ये मानिए कि 2007 से तैयारी शुरू की और 2017 आ गया, 10 साल लग गए सिर्फ पटरी पे आने के लिए। और इसके बाद भी स्टिल तैयारी जारी है, तैयारी कर रहा हूँ। पर इस बीच में इतना अनुभव आ गया, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड का हूँ मैं, केमिस्ट्री से किया, फिर उसके बाद ज्योग्राफी और फिलोसफी सब्जेक्ट लिया यूपीएससी और आरएस के लिए, और ज्योग्राफी में फिर नेट भी कर लिया, फिर फिलोसफी पढ़ा। फिर यूपीएससी में जब मैं चांस दे रहा था साथ साथ, तो वहाँ एक बार पोल साइंस का भी मैंने ट्राई किया लेने का, तो उसे 6 महीने पढ़ के मैंने छोड़ दिया, तो पोल साइंस भी मैंने पढ़ा। फिर जूनियर अकाउंटेंट के लिए कॉमर्स भी मुझे पढ़नी पड़ी, तो काफ़ी कुछ स्ट्रगल कर लिए। आप ये मानिए कि रास्ता इतना लंबा हो गया, और रिज़ल्ट अगर उस हिसाब से कहें तो ठीक ठाक है, सेटिस्फैक्ट्री है कि ठीक है अब जॉब लग गए। और इस दौरान पर एक इंटरेस्टिंग बात हुई, मुझे ये पता चला कि एक्चुअल में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा पढ़ाने की तरफ है। एज ए टीचर मेरा इंटरेस्ट अधिक है एज ए सिविल सर्वेंट। तो ये चीज़ जो है ये मुझे पता लगी इस 10 साल के सफ़र के दौरान। तो इसीलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल क्रिएट किया। लॉकडाउन एक अच्छा मौका था, और मेरी यही कोशिश है कि यहाँ पे सारे जो स्टडी मटेरियल हैं आरए से संबंधित, वो सारे फ्री में अपलोड किए जाएं, ताकि हर अभ्यर्थी तक ये पहुँचे। क्योंकि मुझे पता है गाइडेंस जो होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपको सही टाइम पर सही गाइडेंस मिल रही है, आपकी कॉपी चेक हो रही है मेंस के लिए, अगर आप लिख के दिखा रहे हो आंसर, तो आप ये जो मार्ग है ये प्रथम प्रयास में ही क्लियर कर सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बात है सही गाइडेंस की, सही तरह से पढ़ने की। तो चलिए, आज की मेरी कहानी इतनी ही थी। तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हर सप्ताह कोशिश करेंगे एक नई कहानी लाने की जो आज की कहानी से भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशनल हो, और सामान्य परिस्थितियां तो बिल्कुल नहीं होगी उन अभ्यर्थियों की जिन्होंने वो मुकाम हासिल किया। तो चलिए, आप भी तैयारी करते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मैंने पहले भी बताया कि आप जो भी पढ़ना चाहते हैं आप मुझे बता दीजिए, उसकी क्लासेस मैं यहाँ पे शुरू कर दूँगा। थोड़ा टाइम का एडजस्टमेंट रहता है, पर वो एडजस्ट कर लेंगे। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।